आज का टास्क के पीछे का मोटिव ये है कि आपको समझ आना चाहिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। सो हेलो गाइस, दिस इज मी सचिन गुप्ता, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वीडियो सॉल्यूशन फॉर टास्क नंबर 245। तो ये जो क्वेश्चन हमने लिया है इसमें दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड पीएनसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वी हैव गिवन इफ ए बी सी जो कि है वो किस सेट से 1 2 3 4 5 6, मतलब इस सेट से ए बी सी की कोई सी भी वैल्यूज हम ले सकते हैं। ए की वैल्यू 1 2 6 में से कोई सी भी, बी की वैल्यू भी और सी की वैल्यू भी। अब हमें आगे क्या गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ए बी सी कैन बी सेलेक्टेड इफ फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए हो क्या रहा होगा, ए की वैल्यू 1 to 6 में से कोई सी भी ले सकते हैं, तो ए की वैल्यू को चूज करने का तरीका 6, बी की वैल्यू भी 6 तरीके से चूज कर सकते हैं और सी की वैल्यू भी 6 तरीके से चूज कर सकते हैं। तो टोटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से हम कह सकते हैं कि 6 की पावर 3 डिफरेंट फंक्शन ऑफ एक्स बनेंगे। अब हमको बताना है कि 6 के पावर 3 में से कितने ऐसे फंक्शंस होंगे, कितने ऐसे फंक्शन ऑफ एक्स होंगे जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन हो। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। किसी ने बोल दिया कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, तो उसका तो डायरेक्टली ये मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू आपकी बढ़ती रहनी चाहिए हमेशा, और ऐसा भी अलाउड है कि कुछ इंटरवल के लिए फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट भी हो जाए। जैसे कि मान लो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, फिर कांस्टेंट होकर फिर से बढ़ गई, फिर कांस्टेंट होकर फिर से बढ़ गई, ठीक है, और फिर कांस्टेंट हो गई फिर से बढ़ गई, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की कैटेगरी में आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे इंटरवल के लिए कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, मतलब थोड़ी देर के लिए अलाउड है कि कांस्टेंट हो गई लेकिन उसके बाद बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फंक्शन नीचे की तरफ चला आ रहा है कि वैल्यू एक बार बढ़ रही है फिर घट रही है, वो इंक्रीजिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसका मतलब तो डायरेक्टली यही हो गया कि हर एक पॉइंट पे देखिए तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और जब वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है तब स्लोप 0 हो जाता है और फिर से पॉजिटिव हो जाता है। तो हमेशा फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का जो स्लोप है एफ डैश ऑफ एक्स, वो क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए और कुछ टाइम के लिए इक्वल टू 0 भी चलेगा, मतलब कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट भी चलेगा। जबकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, कभी कांस्टेंट भी नहीं हो सकती, हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर बोला होता तो उसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीजिंग होनी चाहिए, तो उसका तो डायरेक्टली यही मतलब हो गया कि एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पे लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन है वो गिवन है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इंक्रीजिंग अगर फंक्शन है तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी, सी तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फाइन, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कोई भी फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है या इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमेशा नेगेटिव हो या इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब होल्ड करेगी, जब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, जब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तब के लिए होल्ड करेगी। अदरवाइज हमेशा जब पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब है, हमेशा फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका डायरेक्टली मतलब है कि डी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो डी इसका निकाल लेते हैं। इसका डी का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह पे तो ये है -4 इंटू ए इंटू सी, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 उड़ जाएगा और ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तब अगर ये कंडीशन होल्ड करिए, अच्छा सी की वैल्यू तो कोई सी भी हो सकती है, सी की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 5 6, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो कोई सी भी हो सकती है, चलेगा। लेकिन ए और बी जो वैल्यूज आप ले रहे हैं वो इस कंस्ट्रेंट को, इस इनइक्वालिटी को होल्ड करनी चाहिए। अगर ऐसा करती है तो वही वैल्यू ले सकते हैं और उनसे बनने वाला जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ पे चलिए b एज्यूम कर लेते हैं कि b की वैल्यू 1 है। अगर b की वैल्यू 1 है तो ये तो 3 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब a क्या क्या ले सकते हैं आप, a की वैल्यू हम ले सकते हैं
1, 2 तो नहीं ले सकते क्योंकि 4 हो जाएगी अदरवाइज, और यहाँ पे तो ये 3 है तो 4 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 3। तो b अगर 1 है तो a की वैल्यू 1 ही हो सकती है। b की वैल्यू 2 अगर हो गई तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, b की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो 6 पहुँच जाएगा। फिर a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती। अगर b की वैल्यू 3 हो गई तब ये टोटल 9 पे पहुँच जाएगा। अगर ये 9 पे पहुँच जाएगा तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 3 पे क्या हो जाएगा, ये भी 9 पहुँच जाएगा और ये भी 9 पहुँच जाएगा। b की वैल्यू 4 हो गई तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, b की वैल्यू 4 का मतलब ये टोटल वैल्यू आ गई आपकी 12, तो a की वैल्यू अगेन 1 2 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती क्योंकि ये 16 हो जाएगा। b की वैल्यू 5 का मतलब क्या है, 15, तो a की वैल्यू क्या होगी, अगेन 1 2 3 ही हो सकती है। b की वैल्यू फाइनल 6 तक ले सकते हैं, यही तो 6 वैल्यूज ले सकते हैं b की, इसके अलावा तो नहीं ले सकते, 1 2 6 में से कोई ले सकते थे। तो b की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये 18 के बराबर हो जाएगी, तो उसका मतलब a की वैल्यू 1 2 3 4 भी हो सकती है क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 इज लेस देन और इक्वल टू 18। ठीक है, तो देख लीजिए ए बी के कितने सेट हैं, एक सेट ये आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 16 सेट आ गए टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो ए और बी के 16 सेट आ गए। ठीक है, तो 16 सेट में से कोई एक सेट आपको निकाल लेना है, वो कैसे करेंगे, 16C1 से मल्टीप्लाई विद c की कोई सी भी वैल्यू ले लेनी है, तो c की कोई भी 6 वैल्यू में से एक वैल्यू ले लेनी है, दैट इज 6C1। तो टोटल क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, 16 × 6 दैट इज 96 आ जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 96 राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब होगा, जब फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या आंसर होगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब इक्वल नहीं हो सकता ये। अगर ये इक्वल नहीं हो सकता तो कौन सा केस रिमूव हो जाएगा, जब b की वैल्यू 3 ली थी और a स्क्वायर की वैल्यू 3 ली थी, मतलब a की वैल्यू भी 3 ली थी, तो एक केस यहाँ से चला जाएगा। तब टोटल ए बी के कितने पेयर बनेंगे, तब टोटल बनेंगे हमारे पास 15 पेयर। तो 15 में से कोई एक सेलेक्ट करना होता और बचे हुए 6, मतलब सी के लिए तो 6 में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते थे, तब आ जाता आंसर आपका 90। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन में 90 भी दिया था, और बहुत लोगों ने कमेंट करके मुझे ये भी बोला है कि इसका आंसर 90 है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आप करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए वो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यहाँ पे एक सज्जन ने सही, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट रीजनिंग दी है। इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है कि सर डी ऑप्शन होगा फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन और सी ऑप्शन होगा दैट इज 90, जैसा अभी मैंने बोला, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो जितने भी टास्क मैं देता हूँ वो आप इस इंस्टाग्राम पेज पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप खुद से पहले ट्राई करिए और फिर अगर समझ नहीं आता है तो विद इन 24 आवर्स इसी यूट्यूब चैनल पे उसका सोल्यूशन अपलोड हो जाता है, सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।